नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योग्राफी। तो आज होगा आपका अर्थ एंड द यूनिवर्स। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु गिव द हाइपोथेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले जो दिया था वो दिया था एल्फ्रेड वैगनर ने। और इन्होंने जो दिया था वो दिया था 1912 में। और इन्होंने जो बोल सकते हैं जिस हिसाब से समझाया वो बताया था आपका, बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे बोलते हैं महाद्वीपीय प्रसरण सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था अ, कि जो महाद्वीप होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। और ये सारा होता है किसके कारण? पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेट्स के कारण। एक और थे हैरी हैस भी आते हैं। तो उन्होंने लगभग 50 साल बाद, लगभग 1962 के आसपास दिया था। तो उन्होंने दिया था सी फ्लोर थ्योरी दी थी। तो उसमें ये था महासागरीय नितल सिद्धांत जिसे बोला जाता है। तो उन्होंने कहा था कि महाद्वीप के अलावा जो क्या होते हैं महासागर है वो भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हालांकि बाद में जाके इन दोनों थ्योरी को एक साथ कर दिया था। कंटेंट मतलब कि जो आपके महाद्वीप होते हैं और साथ में क्या होते हैं महासागर, एक्चुअल में ये दोनों के अंदर क्या पाई जाती हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं। और तब उसे बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अभी तो आंसर बन जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो 1915 या 1912 के आसपास एल्फ्रेड वैगनर ने इसे दिया था। लिखा हुआ था, हाइपोथेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज गिवन बाय द एल्फ्रेड वैगनर इन द 1915 टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बेसिन्स। तो लिखा, अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास कॉल्ड द पेंजिया। पेंजिया बोला जाता था उस बड़े महाद्वीप को। ये बोल सकते थे बड़ा महाद्वीप भी बोला जाता है पेंजिया। तो एक बड़ा महाद्वीप जिसमें आज के जितने भी आपके बोल सकते हैं महाद्वीप है वो सारे एक साथ आते थे। और वो आपका सराउंडेड था, लिखा हुआ विच वॉज सराउंडेड बाय द मेगा ओशन कॉल्ड द पेंथलासा। आगे लिखा हुआ इन अ जोरासिक पीरियड 200 मिलियन ईयर्स एगो। तो लगभग 2 करोड़ साल पहले पेंजिया बिगिंस टू स्प्लिट, ये अलग हुआ, ब्रोक इनटू द लॉरेशियन गोंडवाना। इसके बारे में बात कर लेंगे। फर्दर लॉरेशियन गोंडवाना फर्दर कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू द वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट एग्जिस्ट टुडे, जो आज के आपको देखने को मिलते हैं। ही गेव द एविडेंसेस ऑफ द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस ईटीसी। अच्छा, पार्कर एंड मॉर्गन आते हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मतलब आपका कॉन्टिनेंट बेस्ड और आपका सी फ्लोर बेस्ड इन दोनों को एक साथ लेके बताया था कि प्लेट्स होती हैं अंदर। तो ये पार्कर और मॉर्गन ने दिया था थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्रैट एंड हैरी जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोस्टेसी दिया था। और आर्थर हॉम्स जो है उन्होंने कॉन्वेक्शनल करंट के बारे में बताया था। तो ये था कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि आपका बीच में जो देखने को मिलता है पेंजिया था, इसमें ऊपर की तरफ यूरेशिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका। ठीक है ना, यहाँ पे याद कर सकते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा। इंडिया की अलग ही प्लेट थी, अंटार्कटिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और आज के टाइम पे आपको ये अलग अलग दिखते हैं। ठीक है ना। तो भारत जो था गोंडवाना लैंड का भाग था। और ये तब जुड़ता है किसके साथ? एशिया के साथ। ये आपने याद रखना है। तो इस तरीके से था। अगर आप पर्मियन एज की बात करेंगे 250 मिलियन से ईयर्स एगो की बात करेंगे तो पेंजिया, और चारों तरफ कौन सा सागर था? पैंथलासा। पर ट्रैसिक युग में क्या होता है? ट्रैसिक एज में तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि ऊपर के भाग को लॉरेशिया और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड बोला जाता है। और ये आपका इंडिया यहाँ पर। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था और बीच में एक सागर फॉर्म्ड होता है या एक सी फॉर्म्ड होता है, टेथिस सी। बाद में जाके जोरासिक पीरियड आता है तो ये अलग अलग होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है आपका यूरोप, यहाँ पे ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, ये वाला उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये भारत है यहाँ पे। और नीचे की तरफ आपको दिखेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है और नीचे के अंटार्कटिका है। और आज के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है आपको। तो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है ना, ये इंडिया यहाँ पर है, ये पैंथलास ओशन है चारों तरफ। आगे चलते हैं। तो ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स है जो आपको याद करनी है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, और एक माइनर आती है बड़ी बड़ी, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये तो आप बोल सकते हो महाद्वीपों के नाम से याद कर सकते हो या महासागरों के नाम से। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी आती है साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट आती है। ये देशों के नाम पे या फिर महाद्वीपों के नाम पे। उसके अलावा अंटार्कटिका प्लेट, ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप महासागरों के नाम पे जैसे पैसिफिक ओशन प्लेट, पैसिफिक प्लेट है। और फिर आती है जो आपको बोल सकते हैं छोटी छोटी याद करनी पड़ेगी। एक है जुआन दी फूका जो आपका पैसिफिक प्लेट को कनेक्ट कर देती है किससे? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। कोकोस प्लेट आती है, तो कोकोस प्लेट कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को नास्का प्लेट से। और यहाँ पे आती है कैरिबियन प्लेट। ठीक है, तो ये आपने याद करनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैच करना है। तो लिखा हुआ है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेनेट है। तो मरकरी, अगर मरकरी देखेंगे तो सबसे पहला प्लेनेट आता है सोलर सिस्टम का, जो बोल सकते हैं सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। तो मरकरी है आपका क्लोजेस्ट टू सन।
वीनस सेकंड नंबर पे आता है। तो वीनस है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर अब देखो मरकरी नहीं है हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि उसके पास वायुमंडल ही नहीं है। तो गर्म होने के लिए बहुत जरूरी वायुमंडल की जरूरत होती है, और जो सबसे पहले मिलता है आपको किसके पास, वीनस के पास। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है आपका, वीनस है, मतलब शुक्र है। मरकरी को बुध बोला जाता है। जुपिटर की बात करें तो आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और मास की अगर बात करें इसे लाल प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। ए का नहीं, हाँ फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ, तो ये वाला लिखा हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी मतलब बुध, फिर वीनस शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, फिर मार्स आपका मंगल, फिर जुपिटर आपका बृहस्पति, फिर सैटर्न आपका शनि, फिर आपका अरुण यूरेनस, और फिर वरुण आता है नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स आर द कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन्हें बोल सकते हैं आपका इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। इनका क्या होता है कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये साइज़ में छोटे होते हैं। उसके बाद आपकी जो बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, और उसके बाद आपका आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इन्हें गैसेस प्लैनेट बोला जाता है, मतलब इनका साइज़ बड़ा होता है, डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है। जुपिटर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्लैनेट है, लिखा हुआ इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द अवर सोलर सिस्टम। देयर आर 79 नेचुरल सैटेलाइट, याद रखना इसके पास कितने 79 है सैटेलाइट्स काउंट। लिखा होता है स्पेस क्राफ्ट विच विजिटेड जुपिटर इज जूनो, ये नासा का आपका इनिशिएट था। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है -148 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस। अगर देखा जाए सूर्य के अलावा तो चंद्रमा और फिर शुक्र के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा चमकदार क्या है आपका बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है। गैनीमेड जो है ये बोल सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसका साइज़ ही लगभग आप जाने गैनीमेड का साइज़ ही आपका पृथ्वी से बड़ा है, अर्थ से बड़ा है। अ सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। आगे लिखा हुआ है वीनस, वीनस मतलब शुक्र। तो लिखा इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑल्दो वीनस इज नॉट द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। डेंस एटमॉस्फेयर, देखो यहाँ पर क्या आपका वायुमंडल पाया जाता है, ट्रैप हीट ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मेक्स इट आवर सोलर सिस्टम हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, याद रखना जुड़वा बहन कहा जाता है अर्थ का, और अर्थ मतलब पृथ्वी का। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द इवनिंग स्टार, भोर का ये बोल सकते हैं साय का क्या कहा जाता है, इसे तारा भी कहा जाता है। मार्स की अगर बात करें रेडिश देखने को मिलता है, लाल है दिखने में, हैंस नोन एज द रेड प्लैनेट। इट इज़ नेक्स्ट टू द अर्थ, अर्थ के बाद आपको देखने को मिलेगा। वी गो टू द मर्करी टू नेपच्यून, अगर हम बुध से कहाँ की तरफ जाए वरुण की तरफ जाए। इंडिया हैज़ सेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट, मंगलयान आप जानते 2013 में भेजा था। अच्छा 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोमोस एंड डिमोस। इसके अर्थ के पास 1 है, वीनस के पास 0 है, मरकरी के पास भी 0 है, मरकरी के पास भी 0, अर्थ के पास 1 है, वो मून है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है ना। मरकरी की अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। मरकरी स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून, जो भारत का चांद है उससे थोड़ा सा बड़ा है। मरकरी इज नो मून्स, इसके पास कोई नहीं है, हैज़ एंड देयर इज नो रिंग्स अराउंड मरकरी। इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट द 36 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मरकरी। द सनहुड अपीयर्स मोर देन 3 times एज लार्ज एज डस व्हेन व्यूड ऑन द अर्थ। पृथ्वी से जितना आपका सूर्य दिखता है उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है, कहाँ से, बुध से। तो यहाँ पर देखिए सन है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर यहाँ पे एक बेल्ट आती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है जहाँ पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और फिर यहाँ पे आती है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट तक ही माना जाता है हमारा सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंट्रीज डज नॉट लाई ऑन द इक्वेटर, कौन सा आपका इक्वेटर पे नहीं आता। तो इसको देख लेते हैं चलिए। अगर इसमें बात करें तो ये आता फिलीपींस और वियतनाम, ये नहीं आते हैं आपके। तो यहाँ लिखा हुआ है द इक्वेटर इज, तो यहाँ पे मैं टिक मार देता हूँ, फिलीपींस और वियतनाम। इक्वाडोर तो लिखा हुआ है, तो इक्वाडोर तो गारंटेड है कि आएगा आएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया भी आता है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया पड़ते हैं, और अफ्रीका में देखा जाए तो युगांडा और सोमालिया पड़ते हैं, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है द इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इट इज़ द हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है इसे। इट डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाता है। प्लीज नोट दैट द अर्थ इज द वाइडेस्ट एट इट्स इक्वेटर, सबसे ज़्यादा लंबी जो लाइन होती है अगर देखा जाए गोलाई के परिधि के हिसाब से तो इक्वेटर ही है। द अर्थ डायमीटर एट द इक्वेटर, वहाँ पर देखने को मिलता है कि उसका जो डायमीटर है परिधि है वो आपका कितना है, अगर देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है,
ठीक है ना। मतलब व्यास, अगर मैं बोलूँ व्यास कितना है तो 12,756 है। द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज स्लाइटली वीकर एट द इक्वेटर ड्यू टू द इक्वेटोरियल बज। याद रखना कि आप जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो आपका ग्रेविटेशनल जो पुल होता है मतलब वो कम होता है और पोल्स की तरफ ज़्यादा होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। 13 देश हैं जो इक्वेटर से गुजरते हैं, इक्वेटर जहाँ से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ ओमेन प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। आप कम से कम इन दोनों को याद कर लेना, मालदीव और इंडोनेशिया, जो एशिया में पड़ते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे दिख जाएगा ये कोलंबिया है, यहाँ पर ये कोलंबिया यहाँ ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इक्वाडोर है, ये बड़ा सा देश है ब्राज़ील। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये साउथ में एंड प्रिंसिपे है। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पर आपको दिखेगा, फिर गैबोन है, युगांडा है, सोमालिया है, केनिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद आप देखना तो ये मालदीव आ गया यहाँ पर आता है आपका ये इंडोनेशिया, और इस तरफ आता है आपका किरबाती जो आपका आता है पैसिफिक ओशन की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है मैच करना पोर्शन ऑफ द अर्थ डेट लाइन। समर सॉलिस्टिस लिखा हुआ इक्विनॉक्स। अच्छा, याद रखना ऑटोमन और स्प्रिंग, ये हम अगर अपने हिसाब से देखें तो स्प्रिंग जब आता है तो स्प्रिंग आता है 21 मार्च को आता है, ये लगा सकते हैं आप इधर। और इक्विनॉक्स जो आपका ऑटोमन इक्विनॉक्स है, जब मतलब क्या होता है, जब बोल सकते हैं सूर्य जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका विषुवत रेखा पर होता है, मतलब कहाँ पर होता है आपका इक्वेटर पे होता है। तो क्या होता है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात पड़ने लग जाती है, तो वो बिल्कुल बीच में होता है उस समय सूरज। तो इक्विनॉक्स कंडीशन बोली जाती है। दोनों गोलार्धों में क्या होता है टेम्परेचर सेम होता है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, उसके बाद ऑटोमन इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। उसके बाद अगर समर सॉलिस्टिस की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 21 जून को, जब यहाँ पर गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में। और विंटर सॉलिस्टिस देखने को मिलेगा आपको दिसंबर में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये होगा, सी का 3, ठीक है, और डी का कौन सा 2, ये आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे। तो पढ़ने से अच्छा तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये है, अगर देखेंगे तो इस तरीके से याद कर लेना। यहाँ पर मैंने कैसे याद कर रखा है, देखो जून से याद करना, आपने जून पकड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया मान लो जून, जून, तो फिर आपने बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जून के 3 महीने बाद आपका लगेगा क्या, सितंबर, सितंबर लिख देना। उसके 3 महीने बाद आपका दिसंबर आएगा, उसके 3 महीने बाद आपका क्या आएगा, मार्च आएगा। ये आपने याद रखना है। तो ये पैटर्न चले गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज चलना तो यहाँ पे 21 लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पे 21 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर 22 लिख देना, हालांकि यहाँ पे 19 मार्च के ऊपर आप 22 लिख देना। और दिसंबर में आप फिर से कितना लिख देना, यहाँ पे 23 लिख देना, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिख देना 21, ठीक है ना। वैसे डेट से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। 21, 22, 23, हाँ ठीक है, 21, 22, 23 इस तरीके से। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप इसको मत करना याद, इस वाले को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपने 4 पोजीशन में पृथ्वी को सेट किया, अर्थ को, और कहीं पे भी लिख दो जून, आप जून यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जून लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिख दो जून के बाद इस तरफ चल जाओ या किसी भी तरफ चल जाओ। तो अगर आप इस तरफ चलते हो, ठीक है ना, एंटी या क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो। तो जून के बाद अगर आपको दिखाना है तो जून के बाद चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जून के बाद आएगा यहाँ पर सितंबर 3 महीने बाद, और फिर यहाँ पे आएगा दिसंबर, फिर 3 महीने बाद यहाँ पे मार्च आ जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये महीने हो जाते हैं सेट। क्लॉकवाइज चलना तो यहाँ पे डेट लिखना 21 जून, ठीक है ना, 22 मार्च, 23 दिसंबर, और फिर 21 वापस आ जाना 21 पे। तो याद रखना जो सितंबर और मार्च होता है इसमें क्या होता है, इक्विनॉक्स कंडीशन बनती है, मतलब जो सूर्य होता है बिल्कुल विषुवत रेखा पर होता है। तो दोनों गोलार्धों में आपका क्या देखने को मिलता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात देखने को मिलती है। मतलब जैसे अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में मार्च के टाइम से गर्मियाँ स्टार्ट होने लग जाती हैं, ये बोला जाता है कि गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और अपनी पीक ले लेती है कब, जून में। उसके बाद जैसे सितंबर तक हमारी क्या चलती, गर्मी चलती है, फिर सितंबर से बोला जाता है कि अब ठंड स्टार्ट हो जाएगी, और पीक ले लेता है कब, दिसंबर में। बस इस तरीके से याद रख लेना। तो ये दोनों कंडीशन इक्विनॉक्स की हैं, और ये आपकी कौन सी समर सॉलिस्टिस है, या आपका कौन सा है विंटर सॉलिस्टिस है, ठीक है ना, ये याद कर लेना। इक्विनॉक्स में भी ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारा स्प्रिंग वाला जब बसंत आता है, और ये वाला कौन सा ऑटोमन जब आपका पतझड़ आता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो डेट ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जो डेट मैंने बताया उसी तरीके से याद करना आप यहाँ पे। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड प्लैनेट मतलब जिसमें एक बोल सकते हैं वायुमंडल की परत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कौन सा है, ये आपका कौन सा, वीनस है। और वीनस में जो आपको देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलती हैं। जुपिटर की अगर बात करें तो कलर में कैसा, ऑरेंज है।
देखो जुपिटर इज द प्लैनेट ऑरेंज इन द कलर विद द वाइट बैंड्स, और इसमें क्या पाई जाती हैं, आपके बैंड्स पाए जाते हैं, जुपिटर में पाए जाते हैं, सैटर्न में तो पूरे साफ दिखते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, विंटर प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, और यहाँ का जो बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का भी और हमारे सोलर सिस्टम का भी। मास की अगर बात करें रेडिश है कलर में, और रेड प्लैनेट से बोला जाता है, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसके दो जो मून्स हैं, मतलब जो आपके दो उपग्रह हैं बोल सकते हैं प्राकृतिक, उनका नाम है फोबोस और डिमोस, ये याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आता है वीनस, तो अर्थ ट्विन बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बोल सकते हैं बहन। हॉटेस्ट प्लैनेट है, मैंने बताया उसका कारण है एटमॉस्फेयर, और आगे लिखा हुआ है इट इज़ सराउंडेड बाय द थिक क्लाउड कवर हैंस नोन एज द वेल्ड प्लैनेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, मोटी बोल सकते हैं बादलों की एक बोल सकते हैं परत है जो ज़्यादातर बनी हुई किसकी, ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा एक और चीज़ है, वीनस और यूरेनस की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वीनस और यूरेनस, देखना तो ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी जितने प्लैनेट हैं आपके कितने 6, चाहे उसमें अर्थ है, वो क्लॉकवाइज, वो सारे कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों यूरेनस और बोल सकते हैं वीनस कैसे घूमते हैं, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। यूरेनस की अगर बात करें तो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है किससे, पृथ्वी से, ग्रीन है कलर में, मीथेन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैसेज है, और मेन कंपोनेंट होता है सीएनजी का, मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस का। 7th प्लैनेट है अगर सन से देखा जाए, 7वां, 8वां इसके बाद कौन सा, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, और तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका, सबसे बड़ा है पहले कौन सा, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। क्लॉकवाइज रोटेट करता है यूरेनस और वीनस, मैंने बता दिया, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जितने भी होते हैं जैसे पृथ्वी की अगर बात करें वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए दिखाई, मतलब क्या करती है, रोटेट करती है आपकी, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, इसलिए हमें सूरज कैसे जाते हुए दिखाई देता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द यूरेनस हैज़ द लार्ज इंक्लाइनेशंस, इट अपेयर्स टू बी द लाइंग डाउन, बिल्कुल बिल्कुल कैसा, नीचे की तरफ है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर है मरकरी बता दिया, वीनस बता दिया, अर्थ बता दिया, मार्स बता दिया, बीच में कौन सी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये आगे क्यूपलर बेल्ट, ठीक है ना, ये क्यूपर बेल्ट, यहाँ तक ही माना जाता है आपका क्या, हमारा सोलर सिस्टम। नेक्स्ट था व्हाट कैन यू नो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोलर स्टार फ्रॉम योर प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस और लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो यार लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, और लॉन्गिट्यूड मतलब होती ये खड़ी लाइन है। तो एक्चुअल में पोलर स्टार की जो पोजीशन होती है, जो इंक्लाइनेशन होता है, वो लैटिट्यूड से देखा जाता है, मतलब आप देख सकते हो किन से, अक्षांश रेखाओं से, उसको नोट कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। जो कहता है सन एंड द मोस्ट ऑफ द स्टार्स चेंजेस देयर पोजीशन इन द स्काई ओवर टाइम, सभी अपनी पोजीशन चेंज करें, बट सम स्टार्स ऑलवेज अपीयर्स टू बी इन द सेम प्लेस, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, उसमें आता है पोलर स्टार, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। An example of the Polaris, also called the North Star, which always appears to be sitting directly overhead to the North Pole. ये किस तरफ दिखता है आपका, उत्तर दिशा की तरफ दिखता है, उत्तरी बोल सकते हैं ध्रुव की तरफ दिखता है। आगे लिखा इट टर्न आउट दैट यू लैटिट्यूड इज द एंगल एट द विच Polaris appears to sit above the horizon, के ऊपर देखने को मिलता है, तो पहला आपका सही हो जाता है। द नॉर्थ स्टार हैज़ द एडवांटेज इज स्टेज फिक्सड इन द स्काई ऑल नाइट लॉन्ग। पुराने ज़माने में रात्रि के समय जब क्या होते थे, जो आपके नाव चला करती थी, जहाज, समुद्री जहाज जो चला करते थे, ठीक है ना, तो उसके जो बोल सकते हैं आपके जो नाविक होते थे, वो रात के समय किस तरीके से देखा करते थे, पोलर स्टार के हिसाब से पोजीशन को पकड़ा करते थे, दिशा को पकड़ते थे। तो नॉर्थ स्टार हैज़ टू एडवांटेज नोन एज द सिंस एंशिएंट टाइम, लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्यूरेट नॉर्थ, ये बता देता नॉर्थ किस तरफ है। नॉर्थ अगर पता लग गया तो पता है कि पीछे की तरफ नॉर्थ के क्या होगा, साउथ होगा, और इसके अगर नॉर्थ के अगर तुम चलोगे तो दाईं तरफ होगा आपका ईस्ट, और बाईं तरफ होगा आपका वेस्ट। सेकेंडली इट मे इन एन ईजी वे टू टेल योर जोग्राफिकल लैटिट्यूड, याद रखना, तो मैंने बता दिया किसको दिखाता है, लैटिट्यूड्स को दिखाता है। तो ये आपका देखो जैसे कुछ आपके कॉन्स्टलेशन आ जाते हैं, नक्षत्र मंडल आ जाता है, तो उसमें आपका देखो ये है ध्रुव तारा, यहाँ पर आपको ध्रुव, ये अर्सा माइनर है, एक कॉन्स्टलेशन है, ये आपका अर्सा मेजर। अर्सा मेजर को सप्तऋषि मंडल भी बोला जाता है, इसमें 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 और 7, सप्तऋषि मंडल को क्या करता है, संकेत देता है। तो ये वाली डायरेक्शन दिखाती है किसको, नॉर्थ को, जिस तरफ है वो, इस तरीके से पोजीशन पता लग जाती है। उसके अलावा देख लेना अर्सा मेजर हो गया, कॉमस वेंटाकी हो गया, बिग डीपर हो गया, ड्रैको हो गया, लिटिल डीपर हो गया, ये नक्षत्र मंडल हैं कुछ आपके। नेक्स्ट आता है गैनीमेड इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द विच ऑफ, ये सब जानते हैं आप, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे क्या है बड़ा, सबसे बड़ा क्या है सैटेलाइट है, और ये आपका किसका, जुपिटर का। अच्छा याद रखना सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, सैटर्न के 82, और जुपिटर के 79 है,
ठीक है ना। तो किंग ऑफ सैटेलाइट्स किसे बोला जाता है, किंग ऑफ सैटेलाइट्स, ये सैटर्न को बोला जाता है। गैनीमेड बता दिया, सबसे बता सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर का लार्जेस्ट है, और जुपिटर के बारे में बता दिया 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मार्स के बारे में बताया रेड प्लैनेट है, और इसका सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं पर्वत है उसका नाम है माउंट ओलंपस, ये बोल सकते हैं। मार्स पे ये आपका जो एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। सैटर्न की अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, 7 रिंग इस पर लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा जो आपका सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन, और रेवोल्यूशन पीरियड 29.5 है। और यूरेनस की बात करें ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, थर्ड लार्जेस्ट है, कोल्डेस्ट है, और रिंग सैटर्न की तरह है, तो रिंग इसमें भी है, यूरेनस में भी है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक प्लेस इन द क्रस्ट। आप जानते हैं पृथ्वी की 3 सरफेसेस होती, पृथ्वी को 3 उसमें तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है क्रस्ट, जैसे बोलते हैं भूपर पट्टी, उसके बाद नीचे, उसके नीचे आता है मेंटल, ठीक है ना, और उसके बाद आता है आपका सबसे अंदर आता है कोर। तो क्रस्ट की बात कर रहा है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, तो जहाँ पे फोकस होता है बता देता हूँ अभी। तो लिखा द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस, फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है एपिसेंटर, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए इज 2 एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्थ। इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा। नहीं रुक जाओ, फोर्थ नहीं होगा, लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, अच्छा रीजन क्या दे रखा, आर द प्लेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, नहीं उल्टा हो गया, अच्छा उल्टा हो गया, तो आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैं बता देता हूँ, जैसे ये आपकी फॉल्ट लाइन है, तो जहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले भूकंप का बोल सकते हैं, जहाँ पर अब ये 2 तरीके से होता है, अगर प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तब भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरेप्शन हो रहा है, मतलब अगर आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तब भी आपको देखने को मिलेगा भूकंप, या 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही, तो होता क्या, जहाँ पे फॉल्ट लाइन बनती है, जहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है, तो वहाँ पे बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है हाइपोसेंटर, या उसे बोलते हैं फोकस। बिल्कुल इसके 90 डिग्री अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ बनता है एपिसेंटर, जहाँ पे भूकंप सबसे पहले क्या होता है महसूस होता है। 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, और एक होती है आपकी कौन सी सरफेस वेव्स। 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, तो उसकी बात करें सप्तर्षि मंडल की, तो इट इज़ द लार्जेस्ट नोन कॉन्स्टलेशन, नहीं लार्जेस्ट नोन नहीं है, ये तीसरे पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, सप्तर्षि इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, ये भी गलत है बिल्कुल है, तो ये भी गलत हो जाता है। और इट इज़ मोर लाइकली टू विजिबल फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है, नॉर्थ पोल से ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है, क्योंकि इसी के बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका ध्रुव तारा, ठीक है। तो ये वाला सब आपका सही हो जाता है, आंसर हो जाएगा थर्ड इज द ओनली राइट आंसर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पढ़ लेते हैं। देखो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन नक्षत्र जो है अब तक का जो हमें मिला अपने यूनिवर्स का खोजा गया वो हाइड्रा है, उसके बाद वर्गो आता है, उसके बाद उर्सा मेजर आता है, अर्सा मेजर बोल सकते हो, उसके बाद सीटस आता है, हर्कुलस आता है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा लिखा, व्हेन अ शिप क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ द टाइम। अब देखो अगर आप वेस्ट से, आप जानते हैं ये 4 डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर बात करें, अगर वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, देन द टाइम मूव्स फॉरवर्ड बाय द हाफ डे, मूव्स बैकवर्ड बाय द हाफ डे, मूव्स फॉरवर्ड टू द 1 डे, तो आपका पीछे की तरफ जाता है। जब वेस्ट की तरफ आपका क्या होता है, टाइम जो होता है आपका वेस्ट की तरफ जब आप देखते हैं, तो ईस्ट में देखना, यहाँ पे जैसे एक देश मान लिया आपने जापान, और यहाँ पे मान लिया यूएसए, तो होता क्या कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है जो बोला जाता है हमारे हिसाब से, तो जो टाइमिंग का अंतर हो जाता है लगभग इस तरफ के देशों के बीच में हो जाता है लगभग 24 घंटे का, और 1 दिन का गैप बन जाता है। तो ईस्ट की तरफ क्या होता है 1 दिन फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना, और वेस्ट की तरफ क्या होता है 1 दिन आप पीछे हो जाते हो। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका क्या कि बैकवर्ड हो जाता है बाई 1 डे, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो बैकवर्ड देखने को मिलता है, मूव्स बैकवर्ड बाई 1 डे। तो मैं बता देता हूँ कैसे, देखो तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये देखो मानचित्र में बता देता हूँ। आप जानते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स होता है, वो टाइम मैनेजमेंट करती हैं। और आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट करने का जो होता है, जैसे यूटीसी यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, तो अगर यहाँ से आप लाइन गुजारते हैं जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये बिल्कुल कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से। ग्रीनविच जगह है, ये आपको देखने मिलेगी कहाँ पर, लंदन में। और आप जानते हैं क्योंकि उस समय एक छत्र राज हुआ करता था अंग्रेजों का, जब ये बनाया जा रहा था तो उन्होंने ग्रीनविच से गुजारा, नहीं तो इसका कुछ पैटर्न नहीं होता, याद रखना। देशांतर रेखाओं कोई पैटर्न नहीं, जबकि जो बोल सकते हैं जो आपकी कौन सी है, कौन सी रेखा है जो आपकी देखने मिलती है, ये 0 डिग्री, ये विश्वत रेखा, ठीक है ना, विश्वत रेखा 0 डिग्री अक्षांश,
ये तो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, पर इसको कहीं से भी ले जा सकते थे। तो अंग्रेजों के हिसाब से बोल सकते हैं उनका इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने ग्रीनविच से ले गए। अब होता क्या है कि जब आप भारत से गुजरते हैं तो ये लगभग 5:30 पे प्लस 5:30, मतलब हमारा जो टाइम है उनके टाइम से 5.5 घंटे आगे है, जैसे बोलते हैं आपका IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे आपका कौन सा था, ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT है। सबसे पहले जो बोला जाता है कि वो जापान की तरफ है, ठीक है ना। हालांकि जापान भी नहीं बोल सकते, यहाँ पर कुछ आते हैं जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो इस तरफ टाइम जल्दी बीतता है, यहाँ पर जल्दी आएगा टाइम, और इस तरफ क्या होता है, लेट। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। इस तरीके से देखें, अगर इस फोटो में देखें तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें वेस्ट की तरफ जापान है, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, ये 12 घंटे प्लस 12 है ना, और पूरा जब आप घूम के आएंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे मतलब एक दिन का सीधे फर्क पड़ जाएगा किस तरफ, आपका वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट क्या होता है, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है आपका, और जब यहाँ इस तरफ पहुँचेंगे, ये बोल सकते हैं USA की तरफ पहुँचेंगे, तब तो 24 घंटे बीत चुके होंगे। तो मतलब जापान की तरफ अगर मैं देश के हिसाब से बोलूँ, अगर यहाँ पे मंडे हो रहा होगा, मंडे चल रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मंडे तो यहाँ पर तब तक एक दिन पीछे होगा, यहाँ पे संडे होगा। तो वेस्ट, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे उसमें बोला हो, तो एक दिन आपके हो जाते हैं बैकवर्ड हो जाते हो, ठीक है ना। कुछ देश है जिन्होंने अपने आप को, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, अपने ये एकमात्र ऐसी लाइन है जो अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट होती है। इसका कारण ये है कि आप किसी देश के बीचों बीच से नहीं ले जा सकते, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो इसे ले जाना होता है कहाँ से, बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपके क्या है, बैरिंग स्ट्रीट है, वहाँ बीच से लेके बिल्कुल पानी से ले जाना होता है। कुछ देशों ने अपने आप को, देखो ये विचलित होती है, लगभग 4 से 5 बार ये विचलित होती है अपने मार्ग से। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये विचलित हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विचलित हो रही है, तो इसे कहाँ से ले जाना, पानी से ले जाना, तो ना कि किसी भूभाग से ले जा सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ देशों ने अपने आप को किस तरफ रखना पसंद किया, वेस्ट की तरफ, ताकि टाइम वहाँ जल्दी हो। इसका कारण था क्योंकि जो आप जानते हैं कि जब 1 Jan होता है, जब आपका क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, तो ये देश पहले मनाए, ना कि 24 घंटे बाद मनाए। जिसमें किरिबाती आता है, टोंगो आता है, आपका चाथम आइलैंड आता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो केवल एकमात्र ऐसी लाइन है, ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 180 डिग्री क्या है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री जो है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि या रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गेन ऑफ द डे होती है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉस ऑफ अ डे होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।